ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 141 श्री हनुमान बेनीवाल। प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141। क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के तहत बनाई गई सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसके कारण सड़क कई जगहों पर धंस गई है और जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने उक्त मार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है। यदि हाँ, तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार तकनीकी खामियों का ब्यौरा क्या है। और इस संबंध में अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। जवाब पटेल पर रखा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने देश की आधारभूत संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को किया, मगर चंद महीनों में बारिश ने सड़क के घटिया निर्माण को उजागर कर दिया। राजस्थान से गुजर रही इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 150 से अधिक मौतें दुर्घटनाओं में हो गई और 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई है। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। किसानों की बेशकीमती सिंचित जमीन आपने इस प्रोजेक्ट में कम दामों पर अब आपकी उस एक्सप्रेसवे का मकसद सफल नजर नहीं आ रहा है। मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया उसी क्रम में आपको मेरे पहला एक सवाल पूछ देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब में कहा कि स्टोन मैस्टिक एसफाल्ट ऐसे में परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां देखी गई। उसके आगे के बिंदु में आपने बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों, पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप बताएंगे कि अंतिम जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी और आप उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि NHAI के अधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस देकर पीछा छोड़ देने से इसमें सुधार संभव नहीं है। पहला सवाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हाईवे जो बनाया गया है, ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपेचुअल पेवमेंट विथ वेयरिंग कोर्स ऑफ SMA में स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वॉज यूज। ये अमेरिका में यूज़ हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। ये दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स अक्रॉस USA एंड यूरोप and provide superior riding quality than cement, concrete and alternative. सीमेंट में जो पेमेंट होता है वो हार्ड होता है और इसमें जो बिटुमिन है उसके कारण टायर ढककर एक कंफर्ट्स मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 10 साल इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंसीज, हमने IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। Initial findings of the investigation show that there are deficiencies in the SMA layer. ये जो SMA layer है, इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है। तो but all the below layers are intact and up to the mark. इसके नीचे वाली layers जो थी वो बराबर है। ये जो SMA layer में फ़र्क आया है, उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे ज़रा दब गई है, ये ध्यान में आया है। और थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बिटुमिनस लेयर्स वेयर वेरिंग बट द ओवरऑल थिकनेस वाज द सेम एज पर द डिज़ाइन। इसके बाद में
हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहां ये लेयर में फ़र्क आया है, इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिसेस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुई है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये विश्वास मैं सदन को और सम्मानित सदस्य को देना चाहता हूँ। अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर इस तरह 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 1 साल में, आप कह रहे हो 10 साल की गारंटी है। अभी जो मौतें हो रही 150, 50, इनका जिम्मेदार कौन होगा मंत्री जी? दूसरा मेरा सवाल था मंत्री जी, इस एक्सप्रेस वे के 200 सोना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मेटेरियल से पूरा जवाब दे दिया ना। नहीं, एक मिनट। अर्थ कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी था जो सही से नहीं किया, और टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़ी हो, बता दिया मंत्री जी ने। अध्यक्ष बोले, एक सेकंड 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से, एक सेकंड पूछ तो लूं, दूसरा ही तो मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई जगह ऊंची नीची एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता जुड़ी शिकायतें दी, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी, ये बताएं आप सारा। माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमने जो SMA करके टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मटेरियल बराबर डाला है, उसमें बेईमानी नहीं हुई है। पर उसकी जो लेवल थी, कुछ जगह पर 1 है और कुछ जगह पर 1 इंच ऊपर है, तो इसके कारण वो बम्प डंप आया है। तो मटेरियल है वो उतना ही है, पर उसके काम में जिस प्रकार की चिंता करनी चाहिए उसमें थोड़ा निग्लिजेंस है। तो उसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ, और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है। और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। श्री अमरा राम जी। मंत्री जी, 150 आदमी मरे 1 साल के अंदर, 150 लोग सर, 150 लोग मरे सर। ये गलत, ये थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ। 150 नहीं, एक जगह नहीं, एक जगह 150 मरे साहब। पहली बात, इस रोड के इसके कारण, माननीय सदस्य पीठ पीछे करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुए, ऐसी नोंद नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मान्य सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरे 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर।
मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मान्य सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगोट में 60% लड़के लड़कियां हैं, और इनको बचाने के लिए आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में ब्लैक स्पॉट, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोट नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपने मंत्री पूछ लिया ना हैं? हो गया। सब ये सेकंड नंबर में सप्लीमेंट्री नहीं पूछ जाती। पूछा ही नहीं साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं तो मान बेनीवाल जी का दिया है। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो ये जानना चाहूंगा कि इस एक्सप्रेस हाईवे में पर किलोमीटर क्या लागत आई है। दूसरा, 4 महीने पहले ये हाईवे टूट गया और अभी आप करें अनुबंध के समझौते के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार हम उन पे कार्रवाई करेंगे। 4 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो कितना समय लगेगा कार्रवाई पे? आप ब्लैक लिस्ट करेंगे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। शायद देश में सबसे हाईएस्ट टोल इस पे आम जनता से लिया जा रहा है। इससे ज्यादा टोल देश में किसी पे भी नहीं लिया जा रहा, और लोगों को 6 महीने से परेशानी हो रही है और उनको आप ब्लैक लिस्ट करेंगे। प्लीज माननीय अमराराम जी, व्यवस्था से चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के पहले ही नोटिस इशू हो गए। नियम ये कहता है कि कार्रवाई करने के पहले नोटिस देनी पड़ती है। ऑलरेडी मैंने विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि ये टोटल 1368 किलोमीटर रोड है और दिल्ली से मुंबई तक है। अब इसमें ऐसा है कि कुछ जगह पर जो पुराना रोड था उससे डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ है, और मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 32 घंटे 36 घंटे लगते थे। अब आप 12 घंटे में जाओगे तो डीजल पेट्रोल बचेगा। दूसरी बात ऐसी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 3 दिन लगते थे, अब वो काम 18 घंटे या 20 घंटे में होगा, तो ट्रक ज़्यादा फेरी मारेगा तो कॉस्ट बचेगी। अब ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मार्केट से पैसा खड़ा करके रोड किए तो उसका टोल है। इसके ऊपर भी अभी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, अध्ययन चल रहा है, और अगले सेशन के पहले आपको कोई टोल नाका नहीं रहेगा, कहीं रुकने को नहीं पड़ेगा। ऐसी नई सिस्टम, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लागू होगी, और कम से कम जितना आप प्रवास करोगे उतना ही टोल लगेगा, पूरा टोल नहीं लगेगा। श्री के.सी. वेणुगोपाल। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity. With great pain and sorrow, I would like to ask a question through you, sir. 2 days before, in one major accident, 5 medical students died in my constituency, sir. And 3 students are severely injured and they are in a critical condition now. Sir, we passed the Road Security Act. As per Good Samaritan law, there should be a provision of immediate care and attention. I think I would like, as per the Law Commission of India, 50% of these victims died of preventable injuries and could have been saved if they had received care on time. So, and another thing, designing of the roads also, national highway. We discussed about that several times. Also, one of the reasons for this accident. On my question to Honorable Minister that we passed the bill, we passed the rules, but the rules and bill according to the law is not implemented properly. That rules and laws are not implemented properly in this country. So whether the government is going to take serious note on this, this is one of the serious, as 5 medical students, sir. They are studying in first year in that college. Okay. All are died. Sir, whether you are going to take serious actions on that. Honorable Chairman, sir, Honorable Member is giving me the reference about the Ernakulam bypass. There are 2 cities in Kerala, and there is the traffic PCUs is 90,000 PCUs, and the road is in BOT. Actually, yesterday there was a question in Rajya Sabha. Sir, we already sanctioned the Ernakulam bypass. Second thing, in existing road also, the contractor on BOT, he is also in the court. The matter is sub judice. We will find out the way out. And yes,
Sir, actually, the 5 students accident is on this road. That's why that is national highway. I accept it. So the problem is that there are some black spots, and government has already decided to spend 40,000 crores on black spots because of the mistakes in detailed project report. There are the black spots are there, and we are very much committed for that. Sir, regarding the road accident, there are 4 reasons. Road engineering, automobile engineering, then enforcement of law, and education of the people. So the biggest problem of the society is neither they have respect for the law and neither they have fear for the law. सर छोटी छोटी बातें होती है, रेड सिग्नल रुकते नहीं. कल रात को मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर चली गई. ऐसे अनेक बातें, हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है. मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ द रोड है जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण ये होता है. सरकार इसके लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड. मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ. पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई. विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का. आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और ज़रूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे. वी आर कमिटेड फॉर दैट एंड वॉट एवर द गुड सजेशन फ्रॉम यूर साइड वी आर रेडी. सर हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए, आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पड़ा. सर वी विल ट्राई फॉर दैट. सर इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. ये क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पर हम दोनों के, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने को जिम्मेदार. इनके माननीय वी विल डू इट. माननीय मंत्री महोदय, इनके बेटे बेटे के जवाब मत दो. अच्छा, इनको जब बुला देते फिर बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो आप? सीनियर मेंबर हो, बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो आप? जो आपको मैंने अलाउ कर दिया उसके बाद बेटे बेटे भी टिप्पणी करो? नो, लेकिन ये भी सीरियस नहीं, तरीका नहीं संसदीय तरीके का. हाँ, क्वेश्चन नंबर 142 जी सेल्वम 142. प्रश्न संख्या 142. क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण में इसका क्या योगदान है? ख इस योजना के तहत विद्युतीकरण गांवों और घरों की संख्या और विद्युतीकरण कवरेज की वर्तमान स्थिति का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? ग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को प्रदान किए गए बिजली कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है? घ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क या रियायती बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए किसी विशेष प्रावधान का ब्यौरा क्या है? अंग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किस वर्ष तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण कर लिए जाने का लक्ष्य है? च इस योजना के तहत ग्रामीण बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए या किए जा रहे हैं? छ दूरदराज और दुर्गम इलाकों में इस योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियां क्या हैं तथा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं? और ज क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और आर्थिक कार्यकलापों पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? बापट पर रख दिया है माननीय सदस्य. Thank you very much, sir. Sir, I would like to ask to the Honorable Minister, how many kilometers of transmission lines have been laid under the Yojana as a date? Are there any plans or proposals to modernize or upgrade existing rural power infrastructure to ensure sustainability? श्री मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री. अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल हमारे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में ही है, लेकिन ट्रांसमिशन के संबंध में आरडीएस के अंतर्गत जो कुछ हमने विचार किया है उसके संबंध में इन्होंने जो पूछा है, इस संबंध में अलग से प्रश्न अगर आएगा ट्रांसमिशन का तो उसमें जरूर विचार किया जाएगा. लेकिन आज आरडीएसएस के माध्यम से जो कुछ योजनाएं तय की जाती हैं उसके अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स
इसके ऊपर ही सारा काम ये किया जा रहा है। इसलिए इस संबंध में डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कोई बात आती है तो इसका जवाब दिया जाएगा। The Honorable Minister has given the data of achievement to total below poverty line households up to September 2017. Whether the Honorable Ministers will give the current status about the total numbers of BPL household electrical under the Yojana. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, बीपीएल के हाउस होल्ड्स के अंतर्गत अभी तक 49,25,000 और हाउस होल्ड्स को इस योजना के अंतर्गत और लाभ पहुंचाया गया है। Honorable members C.N. Annadurai. Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to know from Honorable Union Minister of Power the details of current coverage and the target year for 100% coverage of villages and household electrified under DDU-GJY scheme in the country. अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो टोटल हाउस होल्ड्स है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड, वो 2,86,13,000 DDU-GJY और सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत इस योजना का लाभ और ये अभी तक पहुंचा दिया गया है। श्री पप्पू यादव जी। सरकार बीपीएल के लिए 2016-17 में फ्री कनेक्शन लगाने की बात और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए आपने यहाँ लिखा है। अभी तक देश में जो भी बीपीएल या एसटी एससी या किसी भी ईबीसी ओबीसी या किसी भी जाति धर्म वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपकी योजना में अभी तक बीपीएल परिवार को फ्री कनेक्शन देने की कोई भी घोषणा आपने नहीं किया है। दूसरी चीज़, गांव से जो लोग आए हैं और जो शहर में आके गरीब लोग काम करने लगे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके पास सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं देगी है, उसको विद्युतीकरण करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। क्या सरकार बीपीएल परिवार में जिस तरीके से बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके एक बड़ा लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, क्या इस स्मार्ट मीटर पर कोई अंकुश लगेगा? आपने 200 यूनिट बिजली करके आपने कहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये स्मार्ट मीटर बहुत ही खतरनाक है। मेरा आग्रह है इस स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए है, और बीपीएल परिवार को हर कीमत पर फ्री गैस कनेक्शन देने की काम किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। चाहे 2014 से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना चलाई गई, उसके बाद उन दोनों योजनाओं को और सम्मिलित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और उसके बाद सौभाग्य योजना। इसमें मैं समझता हूँ सभी गाँव के अंदर बिजली पहुँच गई है। कहीं एक दो स्टेट्स की शिकायत जरूर है कि जहाँ दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है, उसमें भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर अब लास्ट में आरआरडीएस योजना, उस आरआरडीएस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को और कनेक्शन मिले। उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए कुछ चीज़ें और उसके अंदर कंडीशंस डाली गई हैं कि गरीब परिवार होना चाहिए, उसको मुफ्त मिलेगा, और उसके अंतर्गत जो जो परिवार एलिजिबल हैं उन एलिजिबल परिवारों को और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि ये योजना 2021 में शुरू की गई थी, इसकी जो भी लागू करने की तिथि कुछ देरी से शुरू हुई और 2022 में इसको शुरू किया गया है। कुछ स्थानों के ऊपर इसका, कुछ प्रांतों में इसका अच्छा परिणाम निकला है। शेष प्रांतों में मैं समझता हूँ आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर इन सब गरीब परिवारों को और मुफ्त बिजली देने का काम पूरा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 143। प्रश्न संख्या 143। क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए हैं? यदि हाँ तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है? और भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण हैं? क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीडीए ने पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली के भूमिहीन लोगों और गांवों के लिए कोई स्वामित्व अधिकार अधिसूचित किया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के गांवों का मालिकाना हक और कब्जा ले लिया है? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री मनोहर लाल खट्टर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट जो है टेबल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार, क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 में पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए थे? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और भूखंडों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है? और भूमिहीन लोगों को मालिकाना हक न देने के क्या कारण हैं? ये तो आपने प्रश्न पूछ लिया, आप तो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछो। ये तो प्रश्न तो जो पढ़ लिया ना आपने, वो मत पढ़ो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्या जानना मुझे मिला है, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जो मुझे उत्तर मिला है, उस उत्तर में जो बताया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्ष 1975-76 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि और 120 गज के भूखंडों का ब्यौरा जो दिया है दिल्ली सरकार ने, यह गलत उन्होंने जानकारी दी है। इस सदन को गुमराह किया गया है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय ग्राम सभा होती थी, पहले अनुसूचित जाति के लोगों को और उसके बाद जो है सभी समाज के लोगों को ग्राम सभा ने प्लॉट दिए हैं। 120 गज के प्लॉटों का मंत्री जी मालिकाना हक आज तक उनको नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाए। उसी प्रकार से दूसरा सप्लीमेंट्री पूछ लेना, माननीय मंत्री जी को जाओ सप्लीमेंट्री में पूछ लेना, पहले एक का जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य महोदय ने प्रश्न पूछा है, इसमें ये ठीक है कि 74-75 के अंदर कुछ प्लॉट उनको अलॉट किए गए थे, जिनकी संख्या और बहुत ही नॉमिनल संख्या उस समय की गई, लेकिन बाद में उनको स्वामित्व के अधिकार ये नहीं दिए गए, क्योंकि उस समय गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा कि एज पर रूल्स उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके बाद उनको स्वामित्व के अधिकार देने के लिए अलग से योजना बनाई गई। 2000 यानी 74-75 में ना दे करके उनको 1989 में वहाँ तक 2045 लोगों को और ओनरशिप के राइट से दिए गए हैं, जबकि अलॉटमेंट 18,690 लोगों को हुई थी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैं सूची वो चाहता हूँ जो एलजी साहब ने कौन सा ऐसा पत्र निकाला और कितने लोगों को। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी व्यक्ति को मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया 120 गज के प्लाट का। उसी के साथ साथ अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को 1 एकड़ जमीन दी थी कृषि के काम करने के लिए, वह भी आज तक 1975 के बाद मालिकाना हक के लिए जगह जगह जूझ रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री जी से, कि यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इन लोगों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए जब सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है 2045 लोगों को ओनरशिप के राइट्स मिल चुके हैं और इसकी सूची जो है सदस्य महोदय को ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भूमिहीनों को खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, 1 एकड़ जमीन। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, कितने भूमिहीनों को मालिकाना अधिकार दिया गया है या भूमिदर बनाया गया है। इसी के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को आवासीय प्लॉट दिए गए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपने घर भी उन प्लॉट्स के ऊपर बना लिए हैं
उनको कब तक मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा जिससे कि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, दिल्ली सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले को सुलझाने की कृपा करें, जिससे कि जिन लोगों को खेती बाड़ी के लिए जमीन मिली या जिन लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिले उनको मालिक। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चूँकि हमको मालूम है कि दिल्ली के जितने गांव हैं 252 गांव उसमें, और जब जब इसका नोटिफिकेशन हुआ उनको ग्रामों की संज्ञा से समाप्त करके उसको म्यूनसिपैलिटी के अंदर और शामिल कर लिया गया। और 507 सेक्शन ऐसा है वो बताता है कि जैसे ही गांव म्यूनसिपैलिटी में आ जाता है तो वो सारी ज़मीन डीडीए के पास चली जाती है। तो ऐसी ज़मीनें जो डीडीए के पास आई हैं, ऐसे लोगों को और उनको एक एक एकड़ ज़मीन का जो अधिकार दिया गया है वो संख्या, उस संख्या के बारे में चलो बाद में बता देना। बता देंगे। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4964 ऐसे लोग हैं जिनको ये प्लॉट दिए गए। क्वेश्चन नंबर 144 श्री भर्तृहरि महताब जी। क्वेश्चन नंबर 144। प्रश्न संख्या 144। क्या नागर विमानन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का अगले 5 वर्षों में 50 अतिरिक्त विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो प्रत्येक विमानपत्तन को पूरा करने के लिए क्या विस्तृत योजना और समय सीमा तैयार की गई है? उक्त पहल से देश भर में विमानपत्तन को इकोसिस्टम को किस प्रकार बढ़ाए जाने का उद्देश्य है? विमानपत्तन नेटवर्क के विस्तार से रोजगार सृजन में किस प्रकार योगदान मिलेगा और विमानन क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यकलापों को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा? क्या सरकार ने अतिरिक्त विमानपत्तनों के लिए किसी स्थान की पहचान की है और व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया है? और यदि हाँ, तो देश भर में विशेष रूप से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? प्रस्तावित विमानपत्तनों के लिए राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष रूप से राजस्थान में अनुमानतः कितना निवेश आवश्यक है? क्या सरकार का महाराष्ट्र के पालघर जिले में विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में पाली विमानपत्तन, महाराष्ट्र में लातूर विमानपत्तन, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और झारखंड में बोकारो विमानपत्तन के संचालन के लिए पहल की है? और यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक विमानपत्तन का ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, नागर विमानन मंत्री। Sir, the answer has been placed on the table. माननीय सदस्य। Sir, during the Second World War, number of airfields were constructed with the support of American government. One such airfield was subsequently developed as Aviation Resource Center at Charbatia, which is adjacent to Cuttack, which has more than 2,400 acres of land under its control. That airfield is now becoming defunct. My question to the Honorable Minister is whether the Civil Aviation Ministry will take adequate steps to take control of this airfield from the defense and utilize it for civilian purpose. Honorable Speaker, sir, like the Honorable Member has mentioned, the Charbatia airspace is currently with the Aviation Research Center. And from the Civil Aviation Department under the leadership of our Honorable Prime Minister, we want to expand the airport network as much as possible. जितने ज़्यादा बन जाए उतना अच्छा है हमारे लिए. But when it comes to these airports being operated or owned by certain different institutions, once the institution agrees to let it operate for civilian operations, only then we come into the picture, sir. So I understand the request coming in from the Honorable Member, but I would say that if the state also comes in, and if the state and obviously the Aviation Research Center, जिसके पास अभी ये airport है, if they agree to run for civilian operations, then the Ministry of Civil Aviation will go ahead with the proposal. माननीय मंत्री जी। Sir, just a clarification here. With the development of technology, now Aviation Resource Center is being operated in and around Delhi. So that airfield is slowly becoming different. Not a single aircraft is being operated for last 3 years. My second supplementary, sir, is International Civil Aviation Organization, ICAO study shows that the air connectivity has an economic multiplier of 3.25 and employment multiplier of 6.1.
My question is, will the minister let us understand the total increase in operational airports since 2024 January 2014, the impact of widespread and affordable air travel on general population from Tier 2 and Tier 3 cities? Sir, I will give you a general picture from 2014. What were 74 airports in 2014? Now, in the last 10 years, we have expanded the whole airport network to 157 airports, sir. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed 5 lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation, and we take great pride in that. With the improvement of the network, we have created, the more number of passengers have come into this air travel network, sir. And Honorable Member has specifically asked regarding the job creation multiplier and the economic multiplier. The numbers have already been mentioned, but one important statistic that I would like to give, sir, if you look at the Chennai Airport is being built in 1350 acres, and the daily passenger movement is 72,000 there. And for 72,000 people moving every day, the kind of job creation Chennai creates today is 20,000 direct jobs. And with the multiplier effect, so one direct job being created in aviation sector results in up to 6 more jobs, either direct or indirect, within the aviation network, sir. And if the ICAO studies the multiplier effect, which is 6.7, in countries like India, the multiplier effect can go up to 15. So if I'm saying 20,000 jobs being created in Chennai airport itself, the indirect jobs can be up to 1.2 lakhs to 3 lakh jobs. So you can imagine with the number of passenger movement that is happening in all the airports, and we have created 80 airports, sir, in these Tier 2 and Tier 3 city networks. So when the passenger movement is there, obviously the job creation also subsequently will happen. And for the specific figure, I'll give it in writing to the Honorable Member, sir. पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आरसीएस फ्लाइट और उड़ान योजना के तहत में पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है वो अपने आप में सराहनीय है। और जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सोजत में, पाली जिले के सोजत में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एयर स्ट्रिप अवेलेबल है, लेकिन ये अनसर्ड एयर स्ट्रिप है उड़ान डॉक्यूमेंट के तहत में, और 5 राउंड में भी वहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं आए। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं, वो पाली में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हुए हैं। उसके लिए 932 करोड़ पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं, और 7,500 करोड़ और दिए जाएंगे। तो अगर जो आपने 5 राउंड लिए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये प्रपोजल जो है, आपका बिडिंग प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है या इस प्रोसेस को आप क्लोज कर देंगे? तो इन फैक्ट्स को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के 12 में से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ है, तो क्या सोजत में, पाली जिले के, इसमें जो राउंड बिडिंग जो है वो वापस प्रोसेस शुरू होगा या नहीं? Sir, like the honorable member has mentioned, UDAN has been a revolutionary scheme for the civil aviation network, sir. Under the UDAN scheme, whatever unserved or underserved airports are there, the only way we could invite the airlines to run some routes from the airports was giving viability gap funding, and this was happening through the UDAN scheme. उड़े देश का आम नागरिक, यही सोच थी सर हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि आम नागरिक, हमारे देश का जो आम जनता है वो भी हवाई जहाज से ट्रैवल करे, उसको सही करने का काम ये उड़ान के तहत हमने किया है, सर। और जो ये पाली का है, हमने आइडेंटिफाई किया कि सोजत एयर स्ट्रिप पाली में है। पाली एक जैसे कि माननीय सांसद जी ने बताया कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अभी इंडस्ट्रियल हब भी वहाँ पे बनने वाला है, तो ज़रूर वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी उस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोग रहेगा। तो उड़ान में एक बार लिस्ट हो जाता है सर कोई भी एयरपोर्ट, उसका कंटिन्यूस बिडिंग में रहता है। अगर इस बार एयरलाइंस नहीं आए तो बाकी दूसरे राउंड में हम ज़रूर लगाएंगे। और अभी उन्होंने प्रश्न भी उठाए, तो ज़रूर हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि वहाँ से किसी भी तरह एक प्लेन को हम चलाएं, तो ज़रूर कंटिन्यूस बिडिंग उसका चलता रहेगा। जवाब अच्छा देते हो, लेकिन थोड़ा शॉर्ट और करने लग जाओ, पर जवाब प्रॉपर्ली देते हो। क्वेश्चन में 2-3 का समाधान हो जाता था, तो इसलिए एक्सपेंड करता। तारिक अनवर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रोज नहीं, मंत्री जी से स्पेसिफिक क्वेश्चन बिहार को लेकर है कि बिहार में बिना सेवा वाले हवाई अड्डों में
के विकास के लिए सरकार की योजनाएं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान के तहत क्या है, और साथ ही ये बताने की कृपा करेंगे मंत्री महोदय कि क्या कटिहार RCS मार्ग को उड़ान 3 के तहत बोली लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यदि हाँ, तो कटिहार हवाई अड्डा जो हमारा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, का कब तक चालू होने की उम्मीद है, ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से। पूर्णिया का भी बता देते हैं सर। पूर्णिया का तो वैसे टेंडर हमने कर दिया। हमारे मंत्री महोदय भी जबरदस्त हैं। इतना बताता हूँ कि बैठे बैठे व्यक्ति का जवाब मत दो, पर देते ही देते हैं। अब आप देने की आदत पड़ लो, नहीं मानते। नहीं सर, कटिहार का भी कर देंगे सर। कटिहार का we'll just verify and we'll let you know when exactly we can start the operations, and other airport in Purnia also sir, we are in the final stages. टर्मिनल बिल्डिंग का भी उसका वो टेंडर अभी निकालने वाले हैं सर। श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है कि दुर्गापुर में जो पश्चिम बंगाल में है उसके काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। वहाँ पर काफ़ी ज़मीन है, पहले वहाँ पर एयर इंडिया के फ्लाइट्स भी चला करती थी माननीय मंत्री जी, और वह देश के 5 सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है जहाँ बड़े बड़े PSUs हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वहाँ यातायात को बढ़ाया जाए। उसको लेकर यदि मंत्री जी हमें कुछ जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुर्गापुर में अभी तो फिलहाल 650 एकड़ का एयरपोर्ट है सर, जो अभी कोड सी एयरक्राफ्ट जो 2800 मीटर का रनवे भी है, तो काफ़ी बड़ी फ्लाइट्स भी वहाँ पे चल सकते हैं। अभी फिलहाल तो कनेक्शंस दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई के लिए है। अभी कैपेसिटी भी और है सर वही दुर्गापुर एयरपोर्ट से अभी और फ्लाइट्स चलाने की। तो अगर कोई डिमांड स्पेसिफिकली रहता है कि इस रूट्स को कनेक्ट करना है तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश रहेगी कि तो वो रूट्स भी चलाएं। राजीव प्रताप रूडी, संक्षिप्त में पूछना। एकदम, सरकार ने बड़े नीतियों के तहत 2008 के पश्चात से लेकर आज तक 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लागू किया है। हम उस राज्य से आते हैं जहां की आबादी 14 करोड़ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया था और वर्तमान में जो 2 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बीटा और पटना, जिसमें कोई ग्रीनफील्ड का और ये बड़े विमानों के उतरने की संभावना नहीं है और क्रिटिकल है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार के 14 करोड़ जनता को क्या आप अपनी नीति के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव आपके यहाँ लंबित है उस पर विचार करके देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को पूरे भारतवर्ष में जाकर के जहाज पकड़ना पड़ता है और हम देश के 1/10वां हिस्सा है जिसको 75 वर्षों में एक भी अंतर्राष्ट्रीय। सर बिहार हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए बहुत ही मुख्य जगह है सर। वहाँ पे बीटा जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी हम 1500 करीब करोड़ खर्च करके सब कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो बीटा में भी एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का भी हमने शिलान्यास भी किया है सर, अच्छा से किया है। पर जो माननीय सांसद जी बता रहे हैं कि वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है और हमारी भी यही राय है सर, जितने ज़्यादा एयरपोर्ट बनेंगे उतना अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए। तो अभी जिस तरह से पटना का एयरपोर्ट है, बीटा का एयरपोर्ट है, ये अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसको डेवलप हम कर ही रहे हैं, पर वो भी सैचुरेट हो जाएंगे। जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पैसेंजर का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है, तो बिहार जैसे शहर में ज़रूर ये दोनों सैचुरेट हो जाएंगे, तो एक ग्रीनफील्ड की भी आवश्यकता रहेगी। तो जैसे राज्य सरकार उसके लिए लैंड इकट्ठा करके हमें एक ग्रीनफील्ड बनाने के लिए एक साइट क्लियरेंस का भी कुछ ऐसे प्रपोजल करती है, तो ज़रूर उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। एयरपोर्ट के विस्तार के प्रति लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा बढ़ी है, एक अच्छे संकेत हैं। क्वेश्चन नंबर 145 श्री सोगत राय जी। सर क्वेश्चन नंबर 145। प्रश्न संख्या 145। क्या नागर विमानन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछले 10 वर्षों के दौरान निजीकरण किए गए विभिन्न विमानपत्तनों के नवीनीकरण निर्माण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? जिन हवाई अड्डों का निजीकरण होना है उनके नवीनीकरण पर सरकारी धनराशि व्यय किए जाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त विमानपत्तनों के बोलीदाताओं से ऐसी राशि वसूल किए जाने का कोई विकल्प है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने ऐसे विमानपत्तनों के मौजूदा कर्मचारियों और उनकी नौकरी की सुरक्षा के संबंध में कोई शर्त रखी है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू,
नागर विमानन मंत्री। Been placed on the table of the House. Sir, I thank the young and energetic minister for his giving an honest answer, saying that 6 airports built at a cost of 5,260 crores has been handed over to private parties. I would like to know from the Honorable Minister if the name of such private party is Adani, and if so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty. I would like an honest answer. Please, you are disturbing the minister. He is replying. What is this? Please, whether the name of the 6 concessionaires is Adani, and whether they are being given any further airports for their benefit. Sir, the answer to the question that he asked is yes. And what he has mentioned, that 5,260 crores which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. माननीय सदस्य सर, देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है। Sir, I asked a simple question, not a complicated question. Is as to who these 6 airports were given to. The minister is very intelligent. He has skirted the question. Okay, now my question comes now. Actually, you may know that the Niti Aayog and the Department of Economic Affairs, they had recommended that not more than 2 airports to the same entity should be given. Now, with this 6 airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes 8, including the Mumbai airport, which they obtained at gunpoint. माननीय मंत्री जी। Now, sir, my question. Question हो गया आपका। Let me formulate the question. I want to know, and I may say that workers in all these airports opposed the privatization. माननीय मंत्री जी। Sir. Earlier, Kolkata and I'll answer, Chennai. Sir, in terms of intelligence, I can't compete with the honorable senior member of the House. He has asked a very simple question. I have answered it very, very simply only, sir. And when it comes to the question that he is answering right now, I'm answering the question only. Why? आप उनका जवाब दे लीजिए। I've answered it. You already done it. I've answered the question also. Sir, when he talks about Department of Expenditure, Economic Affairs, mentioning it is totally false, sir, and it does not arise also. It does not arise also. Niti Aayog also, I am just mentioning the point why it does not arise in this case, because when the leasing out of these airports happened, sir, a thorough process was followed. And empowered group of Dada सुन लीजिए, उसके बाद you can ask if you want. Sir, when this whole leasing of these 6 airports was done, an empowered group of secretaries, EGOS, was also formed. And who was heading this EGOS? He was the CEO of Niti Aayog, and the Department of Economic Affairs secretary was part of that. When all these peoples were part of the EGOS only, where does the point come that they were opposing this thing? So there was no reason or that. A thorough, competitive, transparent bidding process was done for leasing out of this airport. So whatever the member is saying is wild allegations, sir. There is no fact in all of that. अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो इतना ही मुझे अब सवाल नहीं पूछना क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। और बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया कि बिडिंग जो हुई बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई और इस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, लेकिन केवल प्रश्न चिन्ह खड़े करना एक आदत सी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 1463 दुष्यंत सिंह जी, आप 1 मिनट। मंत्री जी प्लीज मंत्री जवाब सर। एक तो है ये सरकार इसे भागने वाली नहीं है सर, सीधा उत्तर देंगे। जो भी अगर ठीक से पूछेंगे तो उसका सीधा उत्तर देंगे। उन्होंने एक और विषय भी उठाया था कि एम्प्लॉइज ने भी इसका विरोध किया था।
ये भी बिल्कुल होने के कोई संभावना नहीं है सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जब ये एयरपोर्ट्स थे तो एक क्लॉज भी है कि 3 साल तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को उसमें से 60% को जो ये कंसेशनर है जो ऑपरेट करेगा मेंटेन करेगा एयरपोर्ट को 60% दे कैन रिटेन इट टू देम, and if they are not retained, if the retainment is not possible, then they can come back to, they are with the AI only, all are with the AI only, nobody is losing their jobs, so there is no reason for anyone to be afraid कि ये लीजिंग पे जा रहा है तो हमारे ये नौकरी का क्या होगा। सब कायम है सर, जिनको जो ये प्राइवेट ये ऑपरेटर के पास जाना है वो जा सकते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही है, तो कोई उनके नौकरी के बारे में किसी ने विरोध करने की कोई संभावना इसमें नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 146 दुष्यंत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 146 सर। प्रश्न संख्या 146, क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों तथा देश में खाद्य की समग्र वृद्धि और विकास में इस योजना के योगदान का ब्यौरा क्या है। ख, क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विशेषता, क्षमता विस्तार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के मामले में सहायता प्रदान करती है, और यदि हाँ तो उनके विकास और उन्हें विधि संगत बनाए जाने पर उनके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ग, प्रमुख सेगमेंट में विशेषकर राजस्थान के झालावाड़, बारां और देश भर में खाद्य उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विशिष्ट प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है। और घ, विदेश में भारतीय खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ाने और भारतीय खाद्य ब्रांडों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सहायता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी। श्री रवनीत सिंह, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री। सब उत्तर सर टेबल पे रख दिया गया। माननीय सदस्य। सर धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे आज क्वेश्चन उठाने का मुझे मौका दिया। सर, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दिया जाए और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने 21, 22, 26, 27 तक 10,900 करोड़ रुपए दिए थे। इसकी राशि लगभग 8,910 करोड़ रुपए खर्चे हो चुके हैं। इसमें लगभग 2,89,000 को लोगों को नौकरी दी गई है। मैं झालावाड़ बारां से आता हूं, एक एक्सप्रेस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। सर, आप भी हाड़ौती से आते हैं सर। हमारे क्षेत्र में सर गार्लिक ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है, वहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इसका इंसेंटिव क्या निफ्टम के द्वारा, आपके संरक्षण के द्वारा निफ्टम हमारे क्षेत्र में जो कुंडली में है, हमारे क्षेत्र में ऑयल सीड्स और गार्लिक प्रोसेसिंग के लिए कुछ अच्छा सेंटर अंडर द कोटा यूनिवर्सिटी के सेंटर में, झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के सेंटर में वो करने जाएगी क्या। माननीय मंत्री। स्पीकर साहब, जैसे कि एमपी साहब ने कहा है, प्रधानमंत्री साहब का बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान है, क्योंकि अगर किसान की, फार्मर की, अगर सर हमें उसको फ़ायदा देना है, उसकी इनकम डबल ट्रिपल करनी है, तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हर पिछड़ा, गरीब, वंचित, एससी की बात करें, इससे जुड़ के ही सर वो प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे मंत्री जी ने कहा, ये सर बिल्कुल ठीक है, ये स्कीम 31 मार्च 2021 को शुरू हुई थी और सर 26-27 तक ये चलनी है। इसमें सर 10,900 करोड़ रुपया हमने रखा है। सर ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। सर आपको खुद आके अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी डिमांड मिनिस्ट्री में आएगी तो कोई भी डिमांड जो करेगा उसे हम पूरी करेंगे। जहाँ तक सर आप भी राजस्थान से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी स्टेट्स डिस्कशंस करती हैं। जैसे कि आपने कहा राजस्थान में सर, जैसे अलवर में है, वहाँ पे अनियन बेस्ड प्रोडक्ट्स की सर बात है। ये राजस्थान से सलाह मशवरा करके, आपका जो बारन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गार्लिक की, वो पहले ही वो उसे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट सेंटर ने गार्लिक के लिए वे हब जो
ODOP स्कीम में गार्लिक का वहाँ पे है, ऐसे ही सर चूरू में है, ग्राउंडनट का है, ऐसे ही सर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ नहीं तो इतना ही बता दें आप माननीय सदस्य। सर मैं धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को कि इनका एक विजन है कि हमारे किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने का काम करें। सर मैं एक क्षेत्र से आता हूँ जहाँ का दूध उत्पादन का भी क्षेत्र भी अच्छा है। आपके हमारे इस क्षेत्र में आपने मोज़रेला चीज़ के लिए भी आपका रेडी टू ईट के लिए आपने बात की है। क्या हमारे हाड़ौती, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा के क्षेत्र में और राजस्थान में जहाँ इतने विदेशी पर्यटक आते हैं, क्या हमारे क्षेत्र में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ खोलना चाहेंगे जिससे हमारा दूध उत्पादन में और दूध को प्रोडक्शन करने के साथ जरूर आपने बोला है कि लोग आना चाहते हैं, लोग जब तक लोग नहीं आएंगे इसमें आप राशि नहीं देंगे। पर आखिर में मुझे ये पूछना है कि लोग जब आएंगे, जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, जो बैकवर्ड रीजन है, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहाँ आप जब इंसेंटिव देंगे वहीं तो लोग आएंगे। आपसे इतना विनती करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप खोलें और आप फ्लोर पे एक एश्योरेंस दें जिससे हमारे क्षेत्र को इसमें फायदा हो। स्पीकर साहब, दुष्यंत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और लगातार मेंबर पार्लियामेंट बनते आ रहे हैं। उनकी चिंता बहुत जायज़ है क्योंकि किसान के पास अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसके नज़दीक है तो उसकी डेयरी है, उसकी गाय भैंस है, उसकी, तो इसलिए जो आपने कहा, जैसे सर मैं कह रहा था अभी डिमांड ड्रिवन है, आप अंदाज़ा लगाइए सिर्फ इस स्कीम में अगर किसी ने अप्लाई किया जो आया है तो सर अमूल आया है। पता नहीं क्यों नहीं हमारी स्टेट्स की, मैं पंजाब भी उसमें ही है, बाकी स्टेट्स में है, राजस्थान, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ना कोई और किसी स्टेट का जो दूध उत्पादक हैं जहाँ स्टेट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। सर एक मैं अंत में कहूँगा, निफ्टम की आपने बात की, निफ्टम बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है हमारे, जो हमारे नज़दीक यहाँ कुंडली में, जो हरियाणा में, जो राजस्थान के भी नज़दीक है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ उनकी स्टडीज़ स्टेट लेवल पे होती है, पर आप किसी को भी बंदोबस्त हम करेंगे, आप राजस्थान से या किसी से भी निफ्टम में, इंस्टीट्यूट में किसी को भी ट्रेनिंग देने के लिए अगर वहाँ भेजना चाहते हैं, और स्पेशल टीम्स हैं जो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपके पास भेजी जाएंगी। और दूध की जो बात आपने की है, बिल्कुल शॉर्ट में बड़ा ध्यान से हम इसको देखेंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में और स्पीकर साहब की डिस्ट्रिक्ट में दूध का कोई ना कोई सेंटर आ सके। धन्यवाद, आपने मुझे ये अनुमति दी। असम में फूड प्रोसेसिंग का बहुत वहाँ पे स्कोप है, नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है, और यहाँ पे एक स्कीम भी है PMKSY, जिसके द्वारा 10 करोड़ का आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है। मैं मंत्रालय से जानना चाहता हूँ कि असम में उन्होंने ये 10 करोड़ के जो PMKSY स्कीम्स है किन बेनिफिशरीज को दिया है, कितना आगे बढ़ा है, और क्या ऐसे भी बेनिफिशरीज हैं जिनको ये 10 करोड़ एलोकेट हो गया है पर उन्होंने खर्च नहीं किए हैं, और इसके कारण पूरा जो 10 करोड़ का पैसा है वो ब्लॉक्ड हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है पर वो नहीं ले रहे। इसका भी विवरण मैं मंत्री जी से चाहूँगा। स्पीकर साहब, जैसे गौरव जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। इस स्कीम में सर स्मॉल और मीडियम सेगमेंट के इन्वेस्टर्स आते हैं। सर अगर मैं बात करूं असम की टोटल फिगर भी मैं आपसे बात कर लूँगा, लेकिन सर मेन इसमें मैं जरूर सारे सदन को आप माध्यम से आपके बताना चाहता हूं, सर इसमें फ़ायदा क्या है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन। किसी का भी कोई फार्मर है, वो कोल्ड चेन से जोड़ना चाहता है, दूध है जैसे वो रखेगा तो अगर कोल्ड चेन होगी उसके साथ, अगर उसके बाद क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स के, इस तरीके से क्रिएशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, सर स्कीम फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस कर सकते हैं। जहाँ तक असम की आपने बात की है, असम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वहाँ पे 112 हैं, ऑपरेशनल वहाँ पे 53 हैं, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1329.327 है, और इससे जो लाभ हुआ है, मैं सर ये जरूर बताना चाहता हूँ, जो इससे लाभ हुआ है वो तकरीबन एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे 294
33 मिली है और फार्मर्स को 87169। तो अगर आपको लगता है कोई आपका प्रोजेक्ट बंद है तो मैं जरूर आपसे मिलके क्वेश्चन से चलाने की 147 एडवोकेट डीन कुरियाकोस। प्रश्न संख्या 147, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल राज्य के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत अनुमोदित और संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? ख क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को केरल राज्य सरकार से 1126.1 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मार्च 2024 में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? और ग यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम मंजूरी कब तक प्रदान की जाएगी? माननीय मंत्री जी। श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। माननीय सदस्य। Sir, our national highway development is our major achievement. There is no doubt about it, sir. Sir, in the case of Kerala, national highway NH 66 from Kasaragod to Trivandrum is going well. That development works, sir. But even though the state government given the commitment for state share for the works of Angamali to Trivandrum MC Road parallel line, and also in the case of Kochi to Theni, in both cases 3 small A came out, but it is not going well. That means it is not progressing in the same pace. I want to know through you, sir, what is the status update of Kochi Theni Greenfield Highway and Angamali to Trivandrum Greenfield Bharatmala project. Thank you. Honorable Chairman, sir, in Kerala the land acquisition cost is coming 45 to 50 crore rupees per kilometer, and the cost of construction is also 45 crore per kilometer. In the country, it maximum come to 20 crore. So acquisition of land in Kerala is a big problem. So preliminary first, it was commitment given by the government, Honorable Chief Minister, that they will contribute 50% of the cost in the NHI construction regarding the land acquisition. But after that, they given us 5,000 crore as a contribution for that. But after that, they request me now, it is difficult for us to give that much share in the land acquisition cost. Sir, tomorrow I have a meeting with the Honorable Chief Minister, and we have already find out the way out that whatever the GST, where the share of the state government is 9% and 9% is of the central government, that will be the notional loss, and on the basis of that they will exempted the GST and royalty on aggregate sand and other thing, by which we can compensate that. So we will find out the way out. Tomorrow we have a meeting with the Chief Minister of Kerala. So the problem related to Kochi Theni is under DPR preparation. After completing DPR, immediately we will go for the tender and we will positively consider this project. Sir, similarly, in the case of in our rural areas, there is also so many national highway projects. Sir, from Kerala, toll cases, we got the in-principle approval for national highways, but we didn't get the final sanction. What is the status update of toll cases? In-principle approval we got, and we want to know the exact position of the cases. Actually, time of the declaration, if we declare national highway, then we have to take the responsibility for maintenance of the road. For that reason, we decided that principally we are accepted, and when we will declare, then we will start making expenditure on the project. But presently the policy changed, so it is difficult to change principal highway into the national highway. But some of the Gati Shakti scheme, port connectivity, airport connectivity, there are some special conditions for that. On the basis of that, project to project we can consider. But presently, in this particular thing, there is no policy for conversion of principal national highway into the NH. प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.